नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है और मैं बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम जापान के संविधान का अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने जापान में जो सम्राट की स्थिति है उसके बारे में अध्ययन किया था और आज हम उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने ये देखा था कि जो नवीन संविधान का निर्माण हुआ था जापान में, उसमें सम्राट की राजनीतिक शक्ति को बहुत कम कर दिया था और सम्राट केवल राज्य व जनता की एकता का प्रतीक चिन्ह रह गया था। संप्रभुता जो जनता में निहित है और सम्राट का अस्तित्व जनता की इच्छा पर आधारित है और संविधान के अनुसार राज्य के समस्त मामलों में सम्राट के लिए मंत्रिमंडल की सलाह एवं स्वीकृति आवश्यक है। अब हम देखेंगे सम्राट के कार्य एवं अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 4 में सम्राट की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। पहली शक्ति देखें तो वह है कार्यपालिका शक्ति। तो उसमें सबसे पहले है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका निश्चय डाइट के द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री और राज्य के मंत्रियों एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति को वह प्रमाणित करता है। राजदूतों व मंत्रियों की शक्तियों व प्रमाण पत्रों को भी वह प्रमाणित करता है। सम्राट सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करता है, कूटनीतिक आलेखों को प्रमाणित करता है। विदेशी राजदूतों व मंत्रियों को स्वागत करने का कार्य भी सम्राट के द्वारा किया जाता है। सम्राट सभी जो अलंकारिक कृत्य हैं उनको संपादित करने का कार्य करता है। तो ये उसकी कार्यपालिका शक्ति हैं। आगे हैं विधायी शक्तियाँ। सम्राट डाइट का सत्र बुलाता है और जब कार्यकाल समाप्त होता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह प्रतिनिधि सभा को भंग करता है। डाइट के सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा करता है। संवैधानिक संशोधनों, विधियों व कैबिनेट के आदेशों व संधियों की घोषणा सम्राट के द्वारा की जाती है और सम्राट को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। उसमें है कि मंत्रिमंडल द्वारा जो अनुमोदित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। तो यानी मंत्रिमंडल उसे अनुमोदित करता है और फिर वह उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करता है। अपराधियों को क्षमादान देने का कार्य, दंड को कम करने का कार्य, उसको निलंबित करने या अधिकारों को पुनः प्रदान करने के आदेशों को प्रमाणित करने का कार्य भी सम्राट के द्वारा किया जाता है। आगे है राज सिंहासन का उत्तराधिकार। तो संविधान है वो राज सिंहासन के उत्तराधिकार का निश्चय करता है और जो अनुच्छेद 3 है उसके अनुसार साम्राज्यीय सिंहासन आनुवंशिक होगा, यानी राजा का, सम्राट का पिता या पुत्र उस पर बैठेगा। डाइट द्वारा पारित साम्राज्यीय गृह कानून के अनुसार उसका उत्तराधिकार विनियमित होगा। आगे है जापान में सम्राट की स्थिति। हमने देखा था कि जो मेजी संविधान था उसके अंतर्गत सम्राट को पवित्र व अनुलंघनीय माना गया था और समस्त जो कानूनी सत्ता था उसका स्रोत भी सम्राट ही था, यानी जो सारी शक्तियां सम्राट में निहित थी। लेकिन जो नवीन संविधान है उसमें जो सारी शक्ति थी उसका मानवीयकरण कर दिया गया है और उससे राज्य एवं जनता की एकता व संगठन का प्रतीक मात्र ही बना दिया गया है। और जो उसकी स्थिति का हम अध्ययन इन निम्न तीन बिंदुओं के तहत कर सकते हैं। पहला है कि अब सम्राट विशुद्ध रूप से एक वैधानिक शासक है। नवीन संविधान के अंतर्गत सम्राट का पद तथा शक्ति का पद न रहकर वह केवल वैधानिक अध्यक्ष ही रह गया है। सम्राट अब शासन का अध्यक्ष न रहकर केवल राज्य का प्रतीक है और अब राज्य की जो सर्वोच्च सत्ता है, जो पहले कभी सम्राट में निहित हुआ करती थी, वह प्रजाजनों में निहित है। और जो सम्राट के पद के मूल में देखें तो वह प्रजाजनों की इच्छा है, यानी जनता ही सम्राट की इच्छा का स्रोत है। दूसरा है कि अब सम्राट का अनुदान प्रतीकात्मक है, यानी नए संविधान के अंतर्गत सम्राट का कार्यभाग केवल प्रतीकात्मक है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो वह राज्य का प्रधान तक नहीं है। संविधान में उसे केवल राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक माना गया है।
तो इस तरह से जैसे ब्रिटेन में जो राजा है उसका पास में ये अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री उसकी सलाह ले सकता है। कुछ मामलों में वह मंत्रिमंडल को प्रोत्साहित भी कर सकता है, कुछ विषयों में वह चेतावनी भी दे सकता है, लेकिन जापान के सम्राट को इनमें से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यानी जापान में जो सम्राट है वो राजनीतिक प्रश्नों पर सार्वजनिक रूप से अपना मत प्रकट करने का अधिकार भी नहीं रखता है और न ही प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों को करने में संवैधानिक रूप से अपने प्रभाव का ही प्रयोग कर सकता है। यानी राजनीतिक प्रश्नों पे न तो सार्वजनिक रूप से कुछ बोल सकता है और न संवैधानिक रूप से जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनको वो प्रभावित करने का कार्य कर सकता है। जापानी सम्राट केवल उन्हीं कृत्यों को करता है जिनका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और ये कार्य भी वह जनता के नाम पे करता है जिसमें प्रभुसत्ता का वास होता है। तो और तीसरा है जापान में सम्राट के पद की महत्ता। अब अगर हम उसकी महत्ता को देखें तो जो जापान का सम्राट है वो विश्व के शक्तिहीन राज्य के अध्यक्षों में से एक है। यानी ब्रिटेन के सम्राट के पास में तो फिर भी कुछ अधिकार हैं, लेकिन जापान के सम्राट के पास में नहीं है। वह राज्य का केवल अलंकारिक प्रधान है, उसका संबंध केवल राज्य के औपचारिक कार्यों से है। वह शासन के मामलों में दखल भी नहीं दे सकता है और स्वयं इच्छा से भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि जो जापान की संवैधानिक प्रणाली है उसमें सम्राट का जो पद है वो ही व्यर्थ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है और जो जापान के सम्राट हैं उनका जो नैतिक प्रभाव है वो भी अभी जनता पर विद्यमान है और उसका अपने देश में लोग बहुत आदर सम्मान करते हैं। जापानी लोग सम्राट से बहुत भावुकता से जुड़े रहते हैं और जापान के इतिहास में भी सम्राट की स्थिति नैतिक व आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में सदैव ही उच्चतम रही है। और जो जापानी हैं वो जापानियों की सम्राट के कुटुंब के प्रति भावना जो है वो कानून से ऊपर है और उनकी जो ये भावना की शक्ति है, भावना से कोई संबंध नहीं रखती, वह विशुद्ध रूप से नैतिक है। जापान में जो सम्राट है उसको बहुत अधिक उनके प्रति जो भावना है, प्रेम है, सम्मान है, वो बहुत अधिक मात्रा में है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जापान में सम्राट के पद की महत्ता अभी भी काफ़ी विद्यमान है। तो जो जापान में जो राजतंत्र था उसका अब मानवीयकरण कर दिया गया है और जापानी सम्राट ने एक तरह से घर घर में अपनी लोकप्रियता स्थापित की है। तो ऐसी स्थिति में वो पहले से अधिक पूजनीय हो गया है, लेकिन उसने भी बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल ही अपने पद को अधिक लोकतंत्रीयकरण या लोकतांत्रिक बना लिया है। तो कहने का अर्थ है कि जापान में सम्राट अभी विद्यमान है, लोग उनसे प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे भावना और नैतिकता से जुड़े हैं, लेकिन जो सारी प्रभुसत्ता है वो जनता में सीमित है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।